नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस की तरफ। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी। बंगाल में 4 सीटों पर टीएमसी आगे, उत्तराखंड, हिमाचल की 5 सीटों पर कांग्रेस आगे, मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा पर भाजपा चल रही है आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई में 29,400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की देंगे सौगात। सड़क, रेल, बंदरगाह से जुड़ी परियोजनाओं को राष्ट्र को करेंगे समर्पित। कर्नाटक के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता बी नागेंद्र को ईडी की हिरासत में 18 जुलाई तक भेजा गया। वाल्मीकि निगम घोटाले में कल रात ईडी ने की थी गिरफ्तारी। मौसम विभाग ने आज के लिए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत 8 राज्यों में भारी बारिश का जारी किया अलर्ट। मुंबई में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। मुंबई में बारिश के बाद सड़कों पर जल भराव। नए शिखर पर पहुंचा देश का विदेशी मुद्रा भंडार। 657 अरब डॉलर के पार। फॉरेन करेंसी एसेट्स 4.23 अरब डॉलर बढ़कर हुई 577.11 अरब डॉलर। औद्योगिक उत्पादन में भी बढ़ोतरी। खेल की खबरों में भारत और जिम्बाब्वे के बीच चौथा टी20 हरारे में आज 5 मैचों की सीरीज में भारत 2-1 से आगे। आज का मैच जीतकर सीरीज में अजय बढ़त बनाना चाहेगी टीम इंडिया। और विंबलडन के महिला एकल के फाइनल में इटली की जैस्मिन पाउलिनी और चेक गणराज्य की बारबोरा क्वेजिकोवा के बीच आज होगी खिताबी भिड़ंत। विंबलडन को आज मिलेगी नई महिला चैंपियन। और जान लेते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। देश भर के 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के लिए मतगणना भी जारी है। बिहार की रुपौली सीट पर हुए उपचुनाव में जेडीयू के कलाधर प्रसाद मंडल आगे चल रहे हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश की 2 सीटों पर देहरा और नालागढ़ पर कांग्रेस आगे चल रही है। वहीं हमीरपुर से आशीष शर्मा बढ़त बनाए हुए हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के अमरवाड़ा सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है। वहीं पंजाब के जालंधर पश्चिम से आम आदमी पार्टी के मोहिंदर भगत आगे चल रहे हैं। तमिलनाडु के विक्रवंडी सीट से डीएमके उम्मीदवार अनियोर शिवा आगे हैं। उत्तराखंड की 2 सीटों बद्रीनाथ, मैंगलोर सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है। वहीं पश्चिम बंगाल की 4 सीटों रायगंज, राणाघाट, दक्षिण बागदा और मानिकतला पर तृणमूल कांग्रेस आगे चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के एक दिन के दौरे पर मुंबई पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मुंबई में नेस्को प्रदर्शनी केंद्र में 29,400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली सड़क, रेलवे, बंदरगाह क्षेत्र से जुड़ी अनेक परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के जी ब्लॉक में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी सचिवालय का दौरा करेंगे और आईएनएस टावर्स का उद्घाटन भी। प्रधानमंत्री ठाणे, बोरीवली ट्विन टनल परियोजना और गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड परियोजना की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री नवी मुंबई में कल्याण यार्ड रीमॉडलिंग और गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल की भी आधारशिला रखने वाले हैं। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना और आईएनएस टावर्स का भी उद्घाटन करेंगे। कर्नाटक में करोड़ों रुपए के वाल्मीकि कॉरपोरेशन घोटाले के मामले में पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता बी नागेंद्र को 18 जुलाई तक ईडी की हिरासत में भेजा गया। ईडी ने बी नागेंद्र को कल 13 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। नागेंद्र को आज विशेष अदालत के समक्ष पेश किया गया, जहां से उन्हें ईडी की हिरासत में भेजा गया। गौरतलब है कि ईडी ने इस केस में गुरुवार को कर्नाटक समेत 4 राज्यों में छापा मारा था। अब तक करीब 50 लाख रुपए नकद और कुछ दस्तावेज जब्त किए जा चुके हैं। इस घोटाले में आरोप लगने के बाद नागेंद्र ने 6 जून को अपने पद से इस्तीफा दे दिया।
इस केस का खुलासा तब हुआ जब लेखा अधीक्षक चंद्रशेखरन ने 26 मई को आत्महत्या कर ली थी। चंद्रशेखरन ने सुसाइड नोट में दावा किया था कि निगम के बैंक खाते से 187 करोड़ रुपए अनअधिकृत रूप से स्थानांतरित कर दिए गए। सुसाइड नोट में निगम के निलंबित किए जा चुके प्रबंध निदेशक जेजी पद्मनाभ, लेखाधिकारी परशुराम जी दुर्गनवर और यूबीआई की मुख्य प्रबंधक शुचिस्मिता रावल का नाम शामिल है। चंद्रशेखरन ने नोट में लिखा कि मंत्री ने धन हस्तांतरित करने का मौखिक आदेश दिया था। सहारनपुर जिले के सरसावा वायुसेना स्टेशन पर करगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ का जश्न मनाया जा रहा है। वायुसेना प्रमुख मार्शल वीआर चौधरी ने सरसावा वायुसेना स्टेशन पर करगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर राष्ट्र की सेवा के लिए अपनी जान गंवाने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण सरसावा वायुसेना स्टेशन का उद्घाटन भव्य एयर शो है, जिसमें राफेल, सुखोई और जगुआर सहित आधुनिक लड़ाकू विमानों द्वारा भारतीय वायुसेना की क्षमताओं का प्रदर्शन किया गया। केंद्र सरकार की खबर कभी रुक करेंगे, लेकिन उससे पहले गृह मंत्रालय ने उपराज्यपाल को अधिक शक्ति देने के लिए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम में संशोधन किया। गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 55 के तहत संशोधित नियमों को अधिसूचित किया है, जिसमें एलजी को अधिक शक्ति देने वाली नई धाराएं शामिल हो गई हैं। केंद्र सरकार ने ग्रामीण कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आर्थिक विकास में तेजी लाने के मद्देनजर त्रिपुरा और असम के लिए कई सड़क परियोजनाओं को मंजूरी मिली। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने असम के लिए 378 करोड़ रुपए से अधिक के अनुमानित निवेश के साथ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 563 किलोमीटर लंबी 78 सड़कों और 14 पुलों को मंजूरी दी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ अयोध्या में भगवान राम के दर्शन करेंगे। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि भगवान राम के दर्शन के लिए प्रसाद के रूप में शबरी के बेर ले जा रहा हूं। आज पूरे मंत्रिमंडल के साथ अयोध्या धाम जा रहे हैं भगवान राम के दर्शन के लिए, और वहां पर छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए उनसे प्रार्थना करेंगे, उनसे निवेदन करेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा कि हम छत्तीसगढ़ की समृद्धि के लिए प्रार्थना करेंगे। सब जा रहे हैं भाई, भगवान राम के दर्शन करना है, कोई वो बहुत पुण्य का काम है, ये अवसर मिल रहा है। हम श्रद्धा लेके जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खुशहाली, छत्तीसगढ़ वासियों की खुशहाली, छत्तीसगढ़ के लोग समृद्धशाली हों, खुशहाल हों। वहीं छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव भी रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या जाएंगे। उन्होंने कहा कि 500 वर्षों के इंतजार के बाद ये अवसर आया है। देखिए, हम सब तो भगवान रामलला के दर्शन को जा रहे हैं और रामलला से आशीर्वाद लेकर आएंगे। 500 सालों की प्रतीक्षा के बाद ये अवसर आया है, तो मन में बड़ा उत्साह है, उमंग है, उत्सुकता है रामलला के प्रत्यक्ष रूप से दर्शन करने का। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की आज लखनऊ में बैठक होगी और इस बैठक में रविवार को एक दिवसीय प्रदेश कार्य समिति के होने वाली बैठक के एजेंडे पर चर्चा होनी है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी कार्य समिति बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक सहित अन्य प्रमुख नेता इसे संबोधित करेंगे। राजस्थान में आगामी विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां रणनीति तैयार करने में जुट गई। राजस्थान में आगामी 5 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों को लेकर भाजपा कार्य समिति की बैठक आज आयोजित की जाएगी। बैठक में चर्चा के साथ ही भाजपा की भावी योजनाओं को लेकर प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। वहीं केंद्र की ओर से एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज जयपुर में होने वाली इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। वहीं इस बैठक में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन मेघवाल और भागीरथ चौधरी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के भी शामिल होने की संभावना है। ग्रास रूट लेवल तक संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से राज्य में बीजेपी की कार्य समिति की बैठक का आयोजन इस बार वृहद स्तर पर किया जा रहा है। पहली बार बैठक में मंडल स्तर तक के पदाधिकारी बुलाए गए। कार्य समिति में पंचायत राज के जनप्रतिनिधि, निकाय जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रदेश पद अधिकारियों सहित 8000 से ज्यादा भाजपा कार्यकर्ता भाग लेंगे।
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर सलाह देने के मकसद से शिक्षा सलाहकार परिषद के गठन का निर्णय लिया। शिक्षा सलाहकार परिषद एक स्वतंत्र निकाय होगा जिसमें शिक्षा क्षेत्र से जुड़े अनुभवी लोगों और विशेषज्ञों को सदस्य के तौर पर शामिल किया जाएगा। शिक्षा नीति में स्कूली और उच्च शिक्षा से जुड़ी विभिन्न सिफारिशों के व्यापक, समग्र और योजनाबद्ध क्रियान्वयन के लिए ये परिषद शिक्षा मंत्रालय को सलाह देगी। परिषद राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर शिक्षा मंत्रालय और शिक्षा से जुड़े अन्य मंत्रालयों, एजेंसियों, संस्थानों को सलाह देगी। साथ ही परिषद इसके व्यापक, समग्र, तालमेलपूर्ण और व्यवस्थित निष्पादन में भी सुविधा प्रदान करेगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने हाल ही में कीर्ति चक्र विजेता शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह की पत्नी पर की गई अभद्र टिप्पणी पर स्वतः संज्ञान लिया। दिल्ली पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर ली और इस मामले में कार्यवाही कर रही है। दरअसल सियाचिन की बर्फीली पहाड़ियों पर अपने साथियों को मौत के मुंह से बचाते वक्त जान गंवाने वाले भारतीय सेना के कैप्टन अंशुमान सिंह की पत्नी स्मृति सिंह और मां को मरणोपरांत कीर्ति चक्र सौंपा गया। जैसे ही कीर्ति चक्र देने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, हर कोई कैप्टन अंशुमान की बहादुरी की तारीफ कर रहा था। इतनी कम उम्र में विधवा हुई स्मृति के प्रति भी लोगों ने अपनी संवेदनाएं जताई। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक शख्स ने शहीद कैप्टन की वाइफ स्मृति सिंह को लेकर अभद्र टिप्पणी की। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 11 जुलाई 2024 तक प्रत्यक्ष कर संग्रह के आंकड़े जारी किए। शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 24.07% बढ़कर 5.74 लाख करोड़ रुपए हुआ। वित्त वर्ष 2023 में शुद्ध संग्रह 4.80 लाख करोड़ रुपए था। इसमें 2.1 लाख करोड़ रुपए और कॉरपोरेट टैक्स और 3.46 लाख करोड़ रुपए का व्यक्तिगत आयकर शामिल है। सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट में कॉरपोरेट टैक्स से 10.4 लाख करोड़ रुपए और व्यक्तिगत आयकर से 11.56 लाख करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होने का अनुमान जताया है। हरियाणा के सोनीपत में कल रात पुलिस ने 3 कुख्यात बदमाशों का एनकाउंटर किया। सोनीपत के खरकौदा में पुलिस एनकाउंटर में 3 बदमाशों को मौत की नींद सुलाया गया। 3 आरोपी हिमांशु भाऊ गैंग के शार्प शूटर माने जा रहे हैं। गुप्त सूचना के आधार पर सोनीपत एसटीएफ और न्यू दिल्ली रेंज की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। रोहतक बाईपास स्थित छिनौनी रोड पर नाका लगाकर वाहनों की जांच कर रही एसटीएफ सोनीपत और न्यू दिल्ली रेंज आरकेपुरम की टीम के साथ बदमाशों की मुठभेड़ हुई। इसमें बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस टीम ने बचाव में गोली चलाई तो 3 बदमाश घायल हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। ये आरोपी हरियाणा, दिल्ली समेत कई राज्यों में अलग अलग घटनाओं में संलिप्त रहे हैं। बदमाशों की पहचान हिसार गांव खारिया निवासी आशीष उर्फ लालू, हिसार के गांव खरड़ निवासी सन्नी खरड़ और सोनीपत के गोहाना के गांव रिढ़ाना निवासी विक्की के रूप में हुई। पुलिस मामले में जांच कर रही है। तीनों हिसार में व्यापारी से 5 करोड़ की रंगदारी मांगने, मातूराम हलवाई की दुकान पर फायरिंग कर रंगदारी मांगने और शराब कारोबारी की मुरथल में हुई हत्याकांड के मामले में संलिप्त बताए जा रहे हैं। कुल्लू जिले के प्रसिद्ध श्रीखंड यात्रा जिसको कल से शुरू होने वो जा रही है, इसे लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। यात्रा के लिए अब तक 3000 से ज्यादा श्रद्धालु ऑनलाइन पंजीकृत हो चुके हैं। इसके अलावा ऑफलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया भी जारी है। जिला प्रशासन का प्रयास है कि यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी न हो। पेश है एक रिपोर्ट। देश की कठिनतम यात्राओं में शुमार श्रीखंड यात्रा उत्तर भारत की एक ऐसी यात्रा जो भारत ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे कठिन तीर्थ यात्राओं में से एक है। श्रीखंड महादेव की ये यात्रा आधिकारिक तौर पर इस साल 14 जुलाई से शुरू होने जा रही है। कुल्लू जिले के आने से ये यात्रा हर साल शुरू होती है और इस बार 14 से 27 जुलाई ये यात्रा होने जा रही है, जिसके लिए प्रशासन ने तमाम इंतजाम पूरे कर लिए हैं। अब तक इस यात्रा के लिए 4000 के करीब यात्रियों ने ऑनलाइन आवेदन किया है। ऑफलाइन आवेदन 14 जुलाई की सुबह से शुरू होंगे। श्रीखंड यात्रा देश भर की सबसे मुश्किल यात्राओं में से एक मानी जाती है।
श्रीखंड दरअसल एक 72 फीट ऊंचा शिवलिंग है, जिसके प्रति श्रद्धालुओं की अटूट आस्था है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई करीब 18,570 फीट तक है और करीब 32 किलोमीटर तक के पैदल ट्रैक के बाद यहां पहुंचा जा सकता है। श्रीखंड महादेव के दर्शन के लिए हर साल देश भर से श्रद्धालु पहुंचते हैं और श्रद्धालुओं के खाने पीने और ठहरने के लिए भी प्रशासन द्वारा तमाम इंतजाम किए गए हैं। अभी यात्रा शुरू होने के लिए कुछ ही दिन बचे हैं और पंजीकरण करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या और भी बढ़ सकती है। 32 किलोमीटर के कठिन सफर के बाद पावन शिवलिंग के दर्शन का मौका मिलता है। इस यात्रा में बर्फ के ग्लेशियर को पार करके इस यात्रा को पूरा करना होता है। एसडीएम मनमोहन सिंह ने कहा कि यात्रा को लेकर तमाम तैयारियां प्रशासन द्वारा पूरी की जा चुकी है और सुरक्षा दृष्टि से भी तमाम इंतजाम किए गए हैं। 21 जून से अपना ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया था, तो उसमें अभी तक 4000 लोगों ने उसमें ऑनलाइन पंजीकरण कर दिया है। जहां तक ऑफलाइन पंजीकरण की बात है, वो 14 तारीख की सुबह से हम सिंघाल में वो सुविधा श्रद्धालुओं को उपलब्ध करवा दें। और जो शॉर्टकट रास्ते की बात आपने की, तो उसमें पार्वती बाग से ऊपर पिछली साल जो शॉर्टकट रास्ता श्रद्धालुओं ने अपनाया था, उसमें काफ़ी कैजुअलिटी हुई थी। इस बार उस रास्ते को पूरी तरह से ब्लॉक कर रहे हैं हम लोग, और जो हमारा पुराना ट्रेडिशनल रास्ता है नहर सरोवर होके, उसको ही हम उससे ही लोगों को श्रद्धालुओं को ले जाएंगे। तैयारी हमारी लगभग पूरी है। हमारे क्योंकि इस यात्रा को हमने 5 सेक्टर में बांटा है, 5 हमारे बेस कैंप है। 5 बेस कैंप में हमारे नायब तहसीलदार और तहसीलदार रैंक के सेक्टर मजिस्ट्रेट रवाना हो चुके हैं। और जो हमारा लास्ट पार्वती बाग बेस कैंप है, वहाँ पर हमारी अविमास अटल बिहारी मॉनिटरिंग इंस्टीट्यूट मनाली की टीम तैनात पहले से हो चुकी है। श्रीखंड महादेव का इतिहास पौराणिक है। इस यात्रा से श्रद्धालुओं की आस्था जुड़ी हुई है। न केवल हिमाचल प्रदेश बल्कि हिमाचल प्रदेश से बाहर देश और विदेश से भी श्रद्धालु इस यात्रा के लिए पहुंचते हैं। इस बार इस यात्रा के लिए प्रशासन की तरफ से तमाम जो इंतजाम है वो पूरे कर लिए गए हैं। 14 जुलाई से इस यात्रा की शुरुआत हो रही है और 27 जुलाई तक ये यात्रा चलने वाली है। सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए तमाम इंतजाम प्रशासन द्वारा पूरे कर लिए गए हैं। इस बार इस 5 जो बेस कैंप है वो इस यात्रा के लिए बनाए गए हैं। सिंघाट से इस पहला बेस कैंप जो है वो स्थापित किया गया है और पार्वती बाग आखिरी 5वां बेस कैंप है, जहां पर जो है पांचों के पांचों जो बेस कैंप है वहां पर रेस्क्यू टीमें जो है वो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैनात की गई है। इस बार एक खास ध्यान रखा गया है कि पिछली बार एक वैकल्पिक मार्ग पार्वती बाग से बनाया गया था, चिन्हित किया गया था, जिस पर काफ़ी हादसे पेश आए थे। इस बार इस मार्ग को जो है बंद कर दिया गया है। श्रद्धालु जो है इस यात्रा को परंपरागत मार्ग से ही मुकम्मल करेंगे और विश्व भर में ये यात्रा जो है कठिनतम यात्राओं में शुमार है। डीडी न्यूज़ के लिए कैमरामैन ऋषिपाल के साथ प्रियंका गौतम। भोले बाबा के जयकारे लगाते हुए अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों का एक और जत्था पंथा चौक श्रीनगर बेस कैंप से रवाना हुआ। 29 जून से शुरू हुई 52 दिवसीय तीर्थ यात्रा का समापन 19 अगस्त को होगा। रोबोकॉन 2024 नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में शानदार ढंग से शुरू हुआ। प्रसार भारती के सहयोग से आईआईटी दिल्ली द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में देश भर से 150 से ज्यादा छात्र भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता में लगभग 46 टीमें भाग ले रही हैं, जहां छात्रों द्वारा बनाए गए रोबोट हार्वेस्ट टुडे नामक थीम पर प्रतिस्पर्धा करेंगे। विजेता इस वर्ष अगस्त महीने में वियतनाम में फाइनल खेलेंगे। सहारनपुर जिले के सरसावा वायुसेना स्टेशन पर करगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ का जश्न मनाया जा रहा है। वायुसेना प्रमुख मार्शल वीआर चौधरी ने सरसावा वायुसेना स्टेशन पर करगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर राष्ट्र की सेवा के लिए अपनी जान गंवाने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण सरसावा वायुसेना स्टेशन का उद्घाटन भव्य एयर शो है, जिसमें राफेल, सुखोई, जगुआर सहित आधुनिक लड़ाकू विमानों द्वारा भारतीय वायुसेना की क्षमताओं का प्रदर्शन किया गया। आर्थिक मोर्चे पर अच्छी खबर है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 5 जुलाई को समाप्त हफ्ते में 5.116 अरब
5.116 अरब डॉलर बढ़कर 657 अरब डॉलर के पार पहुंचा, जिसमें पिछले हफ्ते विदेशी मुद्रा भंडार 1.71 अरब डॉलर घटकर करीब 652 अरब डॉलर रहा था। आरबीआई द्वारा जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक 5 जुलाई को समाप्त हफ्ते में विदेशी मुद्रा भंडार का अहम घटक विदेशी मुद्रा आस्तियां 4.23 अरब डॉलर बढ़कर 577.11 अरब डॉलर हुआ। इस दौरान सोने के भंडारण का आरक्षित मूल्य 90.4 करोड़ डॉलर बढ़कर 57.43 अरब डॉलर पर पहुंचा। आंकड़ों के मुताबिक इस अवधि में विशेष आहरण अधिकार यानी SDR भी 2.1 करोड़ डॉलर बढ़कर 18.04 अरब डॉलर हो गया। वहीं IMF के पास भारत का आरक्षित जमा 40 लाख डॉलर बढ़कर 4.58 अरब डॉलर हुआ है। गौरतलब है कि इस वर्ष 7 जून को देश का विदेशी मुद्रा भंडार 655.82 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। देश के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश का दौर जारी है। महाराष्ट्र के मुंबई में बीती रात से जमकर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई जगहों पर ट्रैफिक जाम देखने को मिला। वहीं बारिश के कारण रिहायशी इलाकों में हुए जल जमाव से लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं दिल्ली के कई इलाकों में सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। बिहार के लिए भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। वहीं मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, पूर्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, जम्मू, हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। केरल, आंतरिक दक्षिणी कर्नाटक में भी भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। कोंकण और गोवा में भी भारी बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। रुक करते हैं खेल जगत की खबरों का। भारत और जिम्बाब्वे के बीच चौथा T20 मुकाबला आज हरारे में खेला जाना है। भारत ने 5 मैचों की सीरीज में अब तक 2 मुकाबले जीते, वहीं जिम्बाब्वे को 1 मैच में जीत मिली। भारत आज का मुकाबला जीतकर सीरीज में अजय बढ़त लेना चाहेगा। वहीं जिम्बाब्वे के लिए ये मुकाबला करो या मरो स्थिति का है। निशानेबाजी की दुनिया में तेजी से उभर रहे अर्जुन बबूता को विश्वास है कि वो पेरिस ओलंपिक में बेहतरीन प्रदर्शन के साथ सामने होंगे। अर्जुन का मानना है कि कंडीशंस कोई भी हो, लेकिन निशानेबाजी में सबसे ज़रूरी पहलू मानसिक मजबूती होती है, जिस पर भारतीय निशानेबाज लगातार सफलता के नए आयाम स्थापित करते हैं। आइए सुनते हैं। अर्जुन बबूता निशानेबाजी में वो नाम हैं जो भारतीय खेल को एक नई पहचान दे रहे हैं। इस वक्त वो हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। अर्जुन, बहुत बहुत स्वागत है DD न्यूज़ में आपका। सबसे पहला सवाल, ओलंपिक ईयर है, अब ओलंपिक जस्ट 1 महीना कहना चाहिए रह गया है। कैसे देखते हैं अपनी तैयारी को ओलंपिक को लेकर के, और क्या कुछ ज़रूरी एलिमेंट्स हैं जो इस वक्त आप अपनी तैयारी में साथ जोड़कर देख रहे हैं? सर, काफ़ी अच्छा इवेंट है, स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा इवेंट है, और मैं कहूँगा कि तैयारी भी हमारी उसी अकॉर्डिंग चल रही है। और कुछ चीज़ें थी जिनके ऊपर इस साइकिल में बहुत अच्छे से काम हुआ है, और इस बार रिज़ल्ट भी आपको इसलिए बेटर दिख रहे हैं ओवरऑल। एंड तैयारी भी अभी भी बहुत अच्छी चल रही है, एंड हम कई चीज़ों को मायने रख के चल रहे हैं, तो रिजल्ट्स भी उसी अकॉर्डिंग होंगे, भरोसा है उस पर। पेरिस में है, रेंज अलग होगी, हालांकि आप लोग डिफरेंट रीजन्स में खेलते रहते हैं और लगातार एक जो कंसंट्रेशन होता है वो भी अपने आप में बना कर रखते चलते हैं। तो अभी तक का जो पूरा आपका एक पूरा सिनेरियो अगर निकाल करके देखें 2016 के अर्जुन में और अब 2024 के अर्जुन में, क्या कुछ एक बड़ा डिफरेंस जो है वो आप पाते हैं अपने आप में? हर एक खिलाड़ी की जर्नी अलग होती है, एंड 2016 से अब तक की बात करूं तो जर्नी काफ़ी रोमांचक रही है मेरे लिए, तो क्योंकि तब अभी 2016 में मैं जूनियर टीम में था और मेडल जीतने शुरू कर रहे थे, एंड अभी मैं सीनियर टीम में हूँ, और जो ग्रोथ करी है बहुत अच्छी करी है, जो कोचेज़ का मेरे को साथ मिला है, पूरी साइंस टीम का मिला है, वो काफ़ी अच्छा मिला है। अभी हाल ही में आप लोग का लग्जमबर्ग में भी कैंप लगा, तो उसके बारे में बताइए, किस तरह का वो कैंप था और उसने किस तरह से आप लोगों को बेनिफिट किया? सर, काफ़ी अच्छा कैंप था। पहले तो धन्यवाद दूंगा मैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और NRAI का, क्योंकि वो एथलीट्स का सोच रहे हैं इस टाइम, एंड जैसे होना चाहिए पूरी अच्छी प्लानिंग चल रही है। एंड लग्जमबर्ग में जो कैंप था वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मायने रख के वो कैंप लगाया था, कि एक तो टाइम डिफरेंस हो गया, क्लाइमेट हो गया, एंड जो ओलंपिक का शेड्यूल होगा उसी के अकॉर्डिंग हमारी गेम का वहाँ पे शेड्यूल था। हर टाइम मेडिटेशंस थी, एंड वर्कआउट्स थे, साइकोलॉजी सेशन थे, टेक्निकल ट्रेनिंग थी, और काफ़ी सारे एलिमेंट होते हैं। शूटिंग में भी बारीकी की गेम है, तो
हर एक एलिमेंट पे काम हुआ वहाँ पे, और ज़्यादा शार्पन किया गया स्किल, तो अभी इम्प्रूवमेंट भी आई है और ज़्यादा। तो अच्छा कैंप था एक ओवरऑल। जिस तरह से आपने पहले कोटा जीता, उसके बाद जो ओलंपिक क्वालिफाइंग टूर्नामेंट था जो कि ट्रायल जो थे, उसमें उस ट्रायल में आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड को ब्रीच किया 10 मीटर एयर राइफल में। तो जब कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ते हैं या किसी तरह का जो कीर्तिमान बनाते हैं, तो ये जो बातें होती हैं ये कितना कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करती हैं? सर पहले तो कहूँगा वर्ल्ड रिकॉर्ड हम भारतीयों के लिए कुछ भी नहीं है, बहुत छोटी चीज़ है, क्योंकि मैं कहूँगा कि हर एक हमारे यहाँ पे टैलेंट भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, जज्बा भरा हुआ है, और एक अंदर आग जो है वो सबके भरी हुई है करने की, और मेहनती हैं सब, दिमाग भी बहुत हमारा इंडियंस का तेज़ है। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड किसी भी फील्ड में हम तोड़ सकते हैं। अभी आप देखेंगे कि वर्ल्ड वाइड कहीं भी आईटी में भी हमारे इंडियंस ही भरे हुए हैं, स्पोर्ट्स में भी अब हमारे इंडियंस आगे आ रहे हैं साइंस की हेल्प से भी, एंड जैसे जैसे हमें टेक्निक्स पता चल रही हैं। तो मेरे लिए अकेला मैंने नहीं तोड़ा, मेरी पूरी जो टीम थी, सपोर्ट सिस्टम था, मेरे कोचेज़, उनका भी साथ था, सभी का था, और इसलिए मैं वो मुकाम हासिल कर पा रहा हूँ बार बार। लास्ट जो ओलंपिक थे उसमें आप क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, लेकिन इस बार आपने वो मुकाम हासिल कर लिया है। तो क्या लगता है कि क्योंकि लास्ट टाइम का जो परफॉर्मेंस हम देखें टोक्यो ओलंपिक में, तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था हमारे शूटर्स का, लेकिन अब आपको क्या लगता है, हालांकि आप यंग शूटर हैं और काफ़ी ज़्यादा एक प्रॉमिसिंग शूटर हैं, तो उस लिहाज से ये सवाल बनता है कि कैसे देखते हैं इस बार भारतीय दल के प्रदर्शन को? सर डेफिनेटली पिछली बार इतना अच्छा नहीं रहा जितना एक्सपेक्टेड था, उस टाइम पे भी तैयारी अच्छी थी, लेकिन इस बार और ज़्यादा भरोसा है अपनी तैयारी पे। चलिए, आप उनसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हैं अर्जुन बबूता, जिनको भरोसा है कि वो इस बार पेरिस ओलंपिक में ज़रूर कीर्तिमान रचेंगे। साथ ही साथ वो इस बात को भी सामने रख रहे हैं कि भारतीय जो हैं वो हर खेल में अपने आप को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। और रही बात निशानेबाजी की, तो यहाँ पर एक बार फिर से देश अपना परचम जो है वो पेरिस ओलंपिक में लहराता दिखेगा। मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन के महिला एकल वर्ग का मुकाबला जो फाइनल है वो आज शाम इटली की जैस्मिन पाउलिनी और चेक गणराज्य की बारबोरा क्रेजिकोवा के बीच खेला जाना है। पाउलिनी ने जहां डोना वेकिच को हराकर फाइनल में जगह बनाई, वहीं क्रेजिकोवा ने एलिना रायबिकाना को हराकर खिताबी मुकाबले के लिए प्रवेश किया। पाउलिनी विंबलडन के फाइनल में जगह बनाने वाली इटली की पहली खिलाड़ी हैं। फिलहाल समाचारों में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।